तो लर्नर्स एक बार फिर से चले आए हैं हम लोग आप लोगों के बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2023 में होने वाला है। तो उसकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को 14 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। 14 फरवरी को मैथ का है, 15 फरवरी को विज्ञान का है और 16 फरवरी को क्या है कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना वो सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक विज्ञान का लगातार आप लोगों को लेके वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। जो ऑब्जेक्टिव ना एक भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बचने जा रहा है, लेकिन आप लोग का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाइए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के लघु और दीर्घ स्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा गेस और वीवीआई क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन को ना आप लोग अच्छी तरह से क्या करिएगा कि याद कर लीजिएगा और हो तो आप लोग उसके छाप लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी नहीं छूटे। तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। तो आप लोग पहले वाले में क्या है कि पहले वाले खंड में हम लोग इतिहास के प्रश्न करें, क्योंकि पहले खंड में आप लोगों का इतिहास का ही आता है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है ना वह इस प्रकार से है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, किन्हीं दो उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। आप लोगों को कहा गया है कि जो रूस का क्रांति हुआ था तो उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो उसका दो उदाहरण आप लोगों को स्पष्ट करना है उदाहरण के द्वारा। तो उत्तर में लिखिएगा क्या, पहला में कि इस क्रांति के पश्चात अथवा सवेहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। ठीक है। और दूसरे में लिखिएगा कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट का है तो 2 पॉइंट लिख लीजिएगा तो अच्छी तरह से आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करिए कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि हो ची मिन का संक्षिप्त परिचय दे। पूछा गया कि हो ची मिन जो व्यक्ति था ना तो उसका आप लोगों को संक्षिप्त परिचय देना है। तो उत्तर में लिखिएगा क्या कि 1917 ईस्वी में हो ची मी का एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का एक गुट बनाया। बाद में हो ची मी शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। अंततः 1930 ईस्वी में वियतनाम के बकरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांगा सांग देंगे, अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों को चलने वाली पार्टी थी। 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में हो ची मी की सरकार बनी। ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप लोग हो ची मी का संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग इसका भी क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। एक एक क्वेश्चन है ना अपने आप में दम रखता है कि आप लोगों को फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट किसी में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 जो है ना वह इस प्रकार से है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्नताओं का उल्लेख करना है। कि जो ग्रामीण और जो शहरी नगरीय होता है जीवन तो उसमें आप लोगों को विभिन्नता बताना है। तो उत्तर में लिखेगा कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। गांव की आबादी कम होती है, नगर की ज्यादा। गांव की खेती एवं पशुपालन मुख्य आजीविका है। शहर में व्यापार और उत्पादन। गाँव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित। शिक्षा यातायात तो स्वास्थ्य सुविधाएं आदि नगर में अधिक उन्नत अवस्था में होती है। मतलब क्या है कि जो हमारा गांव का होता है ना वो कम विकसित होता है, जबकि शहर वाला होता है वह ज्यादा विकसित होता है। गांव में लोग क्या है कि पशुपालन करते, खेती करते, जबकि वहां पर है कि व्यापार करते, उत्पाद करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह 4 इस प्रकार से कि इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या वो योगदान है, इसको ठीक है आप लोगों को लिखना है। ठीक है। तो इसका भी उत्तर लिख लीजिएगा कि मेजीनी साहित्यकार, गणतंत्री विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मेजीनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पीटमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। उस पर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने पर पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली पर कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे। इसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन का कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ना तो आप लोगों को पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 5 में दिया हुआ है क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा ना कि 2 नंबर में है ना, तो आप लोग कितना कम हो सके ना उतना ही लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए सीधा उठाया है, आप लोगों को जो कंप्यूटराइज है, तो इसमें आप लोग क्या करिएगा कि जितना हो सके ना उतना कम लिखिएगा। तो लिखिएगा कि 1929 के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण स्वयं इसकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप को समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों के बाद यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके बाद मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में फिसलते। नवीन तकनीकी प्रगति और मुनाफे के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, किंतु अतिरिक्त उत्पादन के खरीदार बाजार में नहीं थे। कृषि में भी अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। अति उत्पादन के कारण कीमतें काफी गिर गई, जिससे किसानों की आय घट गई। अतः इस स्थिति में निपटने के लिए उन्होंने उत्पादन को और बढ़ाया ताकि कम कीमत पर ज्यादा माल बेचकर ज्यादा अपनाया। मतलब कि इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग क्या कर लीजिए ना कि फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और इसमें जितना हो सके ना उतना कम लीजिएगा। ठीक है, इसका आधा भी लिखिए ना तब भी आप लोगों को पूरा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है क्या कि मेजिनी कौन था। मेजिनी कौन था, तो लिखिएगा क्या कि मेजिनी इटली में राष्ट्रवादी के गुप्त दल कार्बोनारी का सदस्य व सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 में इसी नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उतनी और इसी में एकीकरण गणराज्य स्थापना का प्रयास किया, किंतु असफल होने के इटली का प्लान करना पड़ा। 1848 में मेटरनिक के पराजय के बाद मेजिनी ने पुनः इटली का एकीकरण प्रयास किया, किंतु इस बार भी असफल और उसने प्लान करना पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय तो आप लोग जानते हैं कि दीर्घ उत्तरीय पूरे 4 नंबर का होता है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है इस प्रकार से है कि स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका पर प्रकाश डाले। जो हमारा अभी देश क्या है कि स्वतंत्र है, तो इसमें क्या है कि प्रेस की भूमिका यानी कि जो होता है ना न्यूज चैनल, उस पर आप लोग को भूमिका करना है। तो उत्तर लिखिएगा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीतिक में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का वितरण कम था। पत्रकारिता घाटे को व्यापार समाचार पत्रों को जनमत की कोई विशेषता पर प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज शासक भी परवाह नहीं करते थे। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप, प्रजापति भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला और भारतीय जनमत जागृत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार इतना लिखने के बाद फिर क्या है कि यहाँ से एक अति छोड़ने के बाद लिखिएगा यहाँ पर इतना लिखिएगा कि 1887 के विद्रोह के पश्चात समाचार पत्रों की प्राकृतिक विभाजन प्रजातीय आधार पर किया गया। भारत में 2 प्रकार के प्रेस थे, एंग्लो इंडियन प्रेस और भारतीय प्रेस। एंग्लो इंडियन प्राकृतिक प्रकार की था, यह भारतीय फूट डाल और शासन कोर का पक्षधर था। यह 2 संप्रदाय के बीच एकता प्रयास का घोर का चुलक था। इसके द्वारा भारतीय नेता पर राज्य के प्रति गैर वफादारी सदैव आरोप लगाया जाता रहा। एंग्लो इंडियन प्रेस विशेषाधिकार प्राप्त सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी से दिए जाते, सरकारी से घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा क्या कि भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित होते थे। 19वीं-20वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेगा ना तो पूरे 4 नंबर के 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो क्या है ना कि आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके आगे को क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप लोग क्या समझते हैं और औद्योगिकरण ने कैसे उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा कि मशीनों के आविष्कार तथा फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए एक बाजार की आवश्यकता थी, जिसमें उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेश तकनीकी रूप से कमजोर देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन पर एक विशाल साल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधन की प्रचुर मात्रा में उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। भारत ब्रिटेन के एक बड़ा बृहत बाजार के रूप में 18वीं सदी के भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित थे। भारत का विश्व का सबसे बड़ा कार्यशील था, जो बहुत सी सुंदर और उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। उसके बाद यहाँ से लिखेगा कि 1850 के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए, जिनकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देशी उद्योग खत्म होने लगे। ब्रिटिश सरकार तो अपनाई गई मुक्त व्यापार नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं को ब्रिटेन की बिक्री के लिए भारी लगा दिया। भारत के कच्चा माल निर्यात होने के लगा। भारतीय वस्तुओं के निर्माण से शुल्क के समय परिवहन के लगाया जाने लगा। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी के भारत में कारखानों की स्थापना जाने लगी। सूती वस्तुओं की आयात में भी किए जाने मात्र कि इस प्रकार से अगर आप लोग लिखिएगा तो पूरे के 4 नंबर के 4 नंबर मिलेगा। तो आप लोग क्या करिए कि इसका भी ना आप लोग फटाफट से क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा ना तो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो है ना क्वेश्चन वो आप लोग जो राजनीतिक विज्ञान होता है, तो राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन
जो राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन है इस प्रकार से 9 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखिए। जो आर्टिकल नंबर 19 है ना, तो आर्टिकल नंबर 19 के बारे में लिखना है। तो लिखिएगा क्या कि भारत की 19वीं अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसे शब्द अधिकार दिए गए भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्र होने की क्षमता, संघ संस्थान के निर्माण, भारत में संचार वितरण की स्थापना, भारत में मतलब कि इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें लिखिएगा कि संपत्ति अर्जन, धारण, व्यक्ति की जीविका अर्जन की स्वतंत्रता में कुछ अन्य अधिकार भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका भी आप लोग क्या कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में जब भी क्वेश्चन आए ना तो इसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखिएगा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल देकर कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक वैश्विक सामाजिक दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम एवं नीति राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, इनकी इकाई राज्य स्तर पर होते हैं, इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है ना वो इस प्रकार से कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने की 3 उपाय संक्षेप में लिखना है। तो वो 3 उपाय लिखना है, तो उत्तर में लिखिएगा कि समांतर राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी समूह से होता है जो समान उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर और लिखेगा कि राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय में पहला लिखेगा कि राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज की एकता स्थापित होना है आवश्यक है। किसी तरफ विवाद उत्पन्न होने की एकता समाधान कर लेते हैं जिस राज्य में एकता कायम होती है। तीसरे में लिखेगा कि संकट के समय राजनीतिक दल की रचनात्मक कार्य भी करते हैं जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कार्य आदि। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते तो 12 में क्या है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक विभाजन से आप लोग क्या समझते हैं इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। तो लिखिएगा क्या कि उत्तर की जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा परस्पर गलत व्यवहार करना, आपसी संघर्ष को सामाजिक विभाजन कहते हैं। इसके 3 निर्धारित तत्व है, स्वयं की पहचान की चेतना, विभिन्न समुदायों की मांग की राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका तथा मांगों के प्रति सरकार की सोच। यह तत्व सामाजिक विभाजन को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 जो है ना इस प्रकार से कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। पूछा गया है कि जो राजनीतिक दल होता है तो उसका लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि राजनीतिक दल लोकतंत्र में निम्न कारणों से आवश्यक है। और क में लिखिएगा कि लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत के आधार पर होता है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र में सरकार का निर्माण संभव नहीं है। ख में लिखिएगा कि राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक तथा जनता की जागरूकता को बढ़ाने में सहायक होता है। ग में लिखिएगा कि राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के मध्य करीब का कार्य करता है। घ में लिखिएगा कि विरोधी दल के रूप में यह सरकार की मनमानी पर रोक लगाते हैं। ठीक है, तो इस 4 पॉइंट लिखिएगा ना तो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। 14 की ओर बढ़ते तो 14 नंबर जो है ना इस प्रकार से कि सांप्रदायिकता क्या है। पूछा गया कि सांप्रदायिकता क्या है। तो इसमें लिखिएगा कि सांप्रदायिकता ऐसी भावना जो धर्म अथवा धार्मिक पहचान के लिए आधार पर गैर धार्मिक हितों, राजनीतिक अथवा धार्मिक आर्थिक की प्राप्ति का समर्थन करती है। सांप्रदायिक समाज को धर्म के आधार पर बांटती है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि 4 नंबर वाला। तो इसमें क्वेश्चन जो है ना 15 कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं व्यय सरकार का गठन करती है, यही है। तो इसके बारे में लिखना है। तो लिखिएगा कि लोकतंत्र किस प्रकार के लोगों को प्रति व्यक्ति उत्तर किस हद तक की जांच के लिए नियमित को है। तो पहला में लिखिएगा कि क्या लोकतंत्र लोगों को चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करने का अधिकार है। क्या चुनावी सरकार लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करने पर प्रभावी हो पाती है। सरकार द्वारा फैसले शीघ्र लिए जाते हैं, फैसले जितने कितने कल्याणकारी होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा क्या कि उपयुक्त सवालों के संदर्भ में लोकतंत्र का यदि मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि लोग चुनाव में भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव का कार्य करते हैं, किंतु यह देखा जाता है कि आर्थिक सामाजिक जैसे से मजबूत लोगों का दबदबा रहता है। बावजूद इसके जनता की जागरूकता वृद्धि व्यापार में प्रतिरोध का लगातार सुधार संभवतः बनते शिक्षा के एक व्यापार प्रचार पर आज लोग अपने मताधिकार को बढ़ चढ़कर उपयोग कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के ढांचागत स्वरूप में कई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ किंतु लोगों का लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ा है। आज लोग सिर्फ मताधिकार का ही प्रयोग नहीं कर रहे बल्कि सरकार के निर्णय प्रक्रिया का भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही कारण कि सरकार को जनता के लिए उत्तरदायी बनना पड़ता है क्योंकि इससे जनता के नकारात्मक खतरा बरकरार रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखिएगा तो पूरे 4 नंबर मिलेगा। तो आप लोग क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है ना वह इस प्रकार से है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। जो नगर निगम होता है तो नगर निगम के कार्यों का आप लोगों को वर्णन करना है। तो लिखिएगा क्या कि प्रमुख कार्य, नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्न है। शासन, पहला लिखिएगा कि प्रशासन संबंधी, जीवन मरण का पंजीकरण, बाजार का निर्माण, सार्वजनिक स्मारकों की रक्षा। दूसरा में लिखिएगा कि सार्वजनिक कार्य में नलिया, शौचालय, जलपूर्ति, पुलों का निर्माण आदि। तीसरा में लिखिएगा कि जल सुरक्षा कार्य जैसे कि शहर की गंदगी से पालन, जानवर, आगलगी आदि से बचाना। ठीक है, ये सभी जो होता है ना नगर निगम का कार्य होता है। अगला देखिएगा तो अगला जो कार्य है ना तो अगला कार्य इस प्रकार से है कि जन स्वास्थ्य के कार्य जैसे कि संक्रामक रोगों से रोकथाम, टीका लगवाना, अस्पताल का प्रबंधन आदि। पंचमा में लिखिएगा कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित कार्य, प्राथमिक शिक्षा, कला केंद्र, पुस्तकालय का प्रबंधन। छठा में लिखिएगा कि जन कल्याण संबंधित कार्य, धर्मशाला, अनाथालय, मातृ शिशु कल्याण केंद्र आदि। और सातवां में लिखिएगा कि मनोरंजन संबंधित जैसे कि सिनेमा, जलपान गृह, दुग्धशाला, यातायात आदि। मतलब कि इस प्रकार का जो होता है ना वह नगर निगम का क्या होता है कि कार्य होता है। तो इन सभी का आप लोग क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर राइटिंग में अगर आप लोग लिखेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद के जो भी क्वेश्चन सब है तो लगातार आप लोग के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।